अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा क्या हाल है? अच्छा बेटा, उधर से तो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन एक टॉपिक था द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, ये रह गया था। ठीक है, कहता है द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। सांस लेने से मुराद होती है कि जो आपका जिस्म फिज़िकली मूव करता है। आपने देखा होगा कि जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपका फेफड़े हवा से भर जाते हैं और आपका जो पसलियों का डायाफ्राम होता है पीछे से लेकर आगे तक, ये सारा बाहर को फूल जाता है। ठीक है ना? और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो ये डायाफ्राम अंदर चला जाता है। तो हम इस मैकेनिज़्म को पढ़ते हैं। इसको आमतौर पे कहा जाता है, पहले एक स्टेप होता है जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन या फिर इन्हेलेशन। इसका मतलब है कि सांस अंदर लेकर जाना। अब ज़रा गौर करिएगा कि हम सांस अंदर क्यों ले जाते हैं और किस तरीके से ये मुमकिन होता है। कहते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ये जो आपकी पसलियाँ होती हैं ना, इनके दरमियान में खाली जगह होती है। असल में वो खाली जगह नहीं होती है, वो एक फ्लैप सा होता है, वो मसल होते हैं। उनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। यानी आपकी जो पसलियों की हड्डियां हैं, इनके दरमियान में एक हड्डी से एक से दूसरी हड्डी के दरमियान में खाली जगह होती है, तो वहाँ पे ये मसल पाया जाता है, उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। तो कहता है जैसे ही आप सांस को अंदर खींचते हो तो आपके जो इंटरकोस्टल मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। जैसे ही आपके इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो आपकी पसलियां हैं ये बाहर को आ जाती हैं, क्योंकि पसलियों के दरमियान में ये मसल होता है। तो अगर मसल को अंदर खींचोगे तो पसलियां बाहर आ जाती हैं। रिब्स आर रेस्ड एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर्ड। मैं आपको बताता हूँ, ये आपका डायाफ्राम होता है, डोम ऐसे गोलाई में। कुछ सही डायग्राम नहीं है इसकी, मैं देखूं अगर कहीं और हो। नहीं, मेरे ख्याल में इसकी डायग्राम और कहीं नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। तो इधर से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि ये जो आपका डोम शेप डायफ्राम होता है, ये वाला, ठीक है, वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। मैं फिर बता दूं कि जैसे आप सांस अंदर ले जाते हो तो इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की जानिब धंसते हैं, जिससे आपकी पसलियां बाहर आ जाती हैं और डायाफ्राम सारे का सारा सिकुड़ जाता है। यानी रीढ़ की हड्डी के पीछे से शुरू होकर आगे ही आता है ना, तो ये भी थोड़ा सा नीचे को बैठता है। ठीक है जी, ये भी थोड़ा सा क्या होता है, नीचे को बैठता है। फिर वो कहता है These movements increase the area of thoracic cavity। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखो ना, जैसे ही आपके इंटरकोस्टल मसल सिकुड़ेंगे और आपकी पसलियां बाहर आएंगी तो अंदर आपके फेफड़ों को खुली जगह मिल जाएगी। खुली जगह मिल जाएगी ना, तो आपका जो थोरेसिक कैविटी है इसका रकबा इंक्रीज़ हो जाता है, ये खुल जाता है, क्योंकि पसलियां बाहर आ जाती हैं तो अंदर खाली जगह बन जाती है। विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। तो पसलियां बाहर हैं, फेफड़े अंदर हैं, पसलियां चूँकि बाहर आ चुकी हैं, उनमें गैप आ गया है, जिसकी वजह से आपके फेफड़ों पर पसलियों का दबाव ख़त्म हो जाता है और हवा आराम से अंदर समा जाती है। ठीक है, ये मैकेनिज़्म होता है। अगर पसलियां उधर ही खड़ी रहें ना, तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएं, आपके फेफड़े एक्सपेंड नहीं करेंगे, यानी उनमें हवा दाखिल नहीं होगी। तो ये एक तरीक़ाकार होता है, आपके बॉडी का मैकेनिज़्म है कि जैसे ही आप सांस अंदर खींचते हैं उससे पहले एक मूवमेंट होती है जिसमें इंटरकोस्टल मसल अंदर जाते हैं, पसलियां बाहर आ जाती हैं, आपके लंग्स को एक खुला स्पेस मिलता है,
थोड़ा सा पुश करने पर हवा सीधा अंदर लंग्स में चली जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला मैं एक्सहेलेशन के बारे में बताऊंगा कि जब आप हवा बाहर निकालते हैं तो फिर क्या होगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।